एक और नए स्टेट की अब स्टार्टिंग करते हैं। नया स्टेट है हमारा मणिपुर। इसके पिछले लेक्चर्स में हमने क्या क्या किया? इसके पिछले लेक्चर्स में हमने दो स्टेट कवर किए हैं। पहला था अरुणाचल प्रदेश, उसकी सारी डिटेलिंग की थी। उसके बाद हमने यहाँ पे नागालैंड किया था, राइट। नागालैंड करने के बाद जो उसी क्रोनोलॉजी में जो थर्ड स्टेट है वो है मणिपुर। ओके। मनी मतलब क्या होता है? जेवल, राइट। ऐसा प्लेस जो कि मतलब सोने जवाहरात ऐसे भरा है, इसके कॉन्सेप्ट पे इसका नाम दिया गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि गोल्ड माइन मिल रही है वहाँ पे आपको। लोगों की अपनी जो है ओपिनियन है, अपना जो प्यार है स्टेट के लिए, उसके हिसाब से मणिपुर बना है। और स्टेट का प्यार क्या कहें, यहाँ भी डिफरेंट ट्राइब्स हैं, फिर लड़ती रहती हैं। नीचे जाएंगे तो अब कुकी ट्राइब है, वो बोलती है कि म्यांमार और ये मणिपुर का एरिया हमारा है। ऊपर नागा ट्राइब है, वो बोल रहे हैं कि हमें तो ग्रेटर नागालैंड बनाना है। मीती ट्राइब है, वो बोल रहे हैं कि ये स्टेट हमारा है। हिल वाले बोल रहे हैं कि हमारा है। ये लड़ाई झगड़े तो चल रहे हैं, बट फिर भी मणिपुर नाम पड़ा इसका स्टेट का। मैं आपको ओरिजिन हिस्ट्री सब कुछ पढ़ाऊंगा। अगर आप मैप को देखें तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि मणिपुर की जो बाउंड्री है किस किस स्टेट के साथ और कंट्री के साथ शेयर हो रही है। ये पूरा एरिया तो यहाँ से शुरू हो जाता है म्यांमार का। तो ये पूरा एरिया किसका हो गया? म्यांमार का। तो इंटरनेशनल बॉर्डर एक ही कंट्री के साथ है ना, म्यांमार। याद रखिएगा, बांग्लादेश नहीं आएगा। बांग्लादेश यहाँ पे त्रिपुरा के साथ शेयर करेगा, मिजोरम के साथ शेयर करेगा, ऐसे करके। लेकिन यहाँ पे बांग्लादेश अपना बाउंड्री मणिपुर के साथ शेयर नहीं करेगा। ठीक, तो स्टेट में बात करें तो किसके साथ शेयर करेगा? अरुणाचल प्रदेश तो यहीं पे वाइंड अप हो जाएगा। लेकिन नागालैंड है तो नागालैंड के साथ शेयर करेगा, राइट। नीचे बात करें तो उसके मिजोरम है, राइट। त्रिपुरा के साथ नहीं टच होगा। त्रिपुरा यहीं पे, ये जो आप एरिया देख रहे हैं गोला, यहाँ पे रह जाएगा। लेकिन मैंने आपको बोला था कि नॉर्थ ईस्ट में अगर आप एक सिक्किम को इग्नोर कर दें तो बाकी सारे स्टेट जो हैं आसाम के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो आसाम के साथ बॉर्डर शेयर करेगा। अगर आपको बाकी इधर मेनलैंड इंडिया आना है तो आप किसी भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट से आसाम क्रॉस हुए बिना नहीं आ सकते। यू हैव टू रिमेंबर दैट। इवन आपका मेघालय जो ऐसे है, वो भी देखिए आसाम के नीचे ही बैठा हुआ और बांग्लादेश के बीच में। बंगाल तो यहीं पे ख़त्म हो जा रहा है। खैर, तो ये सारे हो गए। तो कितने स्टेट हो गए? नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गया। उसके अलावा कंट्री कौन सा? म्यांमार। तो ये इसकी लोकेशन है। इस बार मैंने एम्बलम भी जो है इंक्लूड करना शुरू किया। तो ये मणिपुर का एम्बलम है स्टेट का। इसको अडॉप्ट किया गया था 1980 में। और पता है इसका नाम क्या है? इसका नाम है कांग लाशा। कांग लाशा स्टैट्यू। ऐसा नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि मणिपुर में एक पैलेस है, उसका नाम है कांगला पैलेस। पता है ना, मणिपुर में पहले प्रिंसली स्टेट था। ये इंडिया में आया था उसके पहले प्रिंसली स्टेट था इसका, बल्कि बाद में मर्जर हुआ इंडिया में। तो वहाँ पे पैलेस है, तो पैलेस का नाम है कांगला पैलेस। राजा लोगों के नाम पे पैलेस है। उसी की जगह पे ये स्टैट्यू है, उसका नाम है कांगलाशा। इसको आप देखेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा शायद, लेकिन इसकी हाफ बॉडी जो है वो लायन की है और हाफ बॉडी जो है वो ड्रैगन की है ना। ऐसे ड्रैगन और ऐसे हाफ बॉडी जो है लायन की है, मिली जुली बॉडी है। इसका नाम है कांगलाशा, जो आपका एम्बलम है। ओके। तो हम इस लेक्चर में भी वही हमारी जो है स्टाइल रहेगा, वही रहेगा। यूनिकनेस पढ़ेंगे। कुछ स्पेशल है क्या? स्पेशल ऐसा होना चाहिए जो कि लगे कि हाँ भाई एक्चुअली स्पेशल है। ऐसे नहीं कि वहाँ पे इतनी पॉपुलेशन है, ये स्पेशल है ना। वहाँ मैं घूम के आया था, ये स्पेशल है। वहाँ से आप बिलोंग करते हैं तो आपको लगता है कि आप बड़े आदमी हो गए, तो आपके नाम, आप उस स्टेट के, तो आपका स्टेट स्पेशल हो गया। ऐसे नहीं है, ठीक। आपका स्टेट स्पेशल होता है। स्टेट की कुछ खासियत होती है, हिस्ट्री होती है, पॉलिटी होती है, वहाँ की कुछ कल्चर होती है, उसके हिसाब से, आपके मुंह देखने के हिसाब से नहीं। उसकी पॉलिटी बहुत स्पेशल है तो वो पढ़ेंगे। इकॉनमी में थोड़ा बहुत है ना। इकॉनमी क्या होगी? सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आप देखेंगे तो राइस उगाया जाएगा और हिल होंगे, झूम कल्टिवेशन वगैरह होगा। एनवायरमेंट इन स्पेसिस में कुछ है, खास करके संगाई डियर, उछलता हुआ डियर, संगाई डियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकतक लेक बहुत इंपॉर्टेंट है। डेमोग्राफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ के ट्राइब आपको जाननी है। इनफैक्ट यहाँ पे देखें, इनर लाइन परमिट की बात करें तो मैंने आपको बताया था अरुणामामी ट्रिक है ना, अरुणामामी। उसके हिसाब से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, मतलब अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इन बाकी अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में और मिजोरम में तो पहले से था इनर लाइन परमिट। लेकिन मणिपुर में अभी अभी इनर लाइन परमिट आया चौथे स्टेट में। तो जब इनर लाइन परमिट आ रहा था तो भी लड़ाई हो रही थी। इसीलिए डेमोग्राफी और उसका जो है ट्राइब का समझना है। कल्चर, कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ के फेस्टिवल वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। मणिपुर में इनफैक्ट एक क्लासिकल डांस भी है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट आप पढ़ेंगे तो दो क्लासिकल डांस आपके निकलेंगे। एक तो निकलेगा सात्रिया, असम का, और दूसरा यही मणिपुरी। मणिपुरी तो बहुत पहले से है, मणिपुरी डांस। ये दो क्लासिकल डांस आपके होंगे। संगीत नाटक अकेडमी के हिसाब से कुछ ही डांसेस क्लासिकल डांस में क्लासिफाइड है, उसमें से मणिपुरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये सारी चीज़ें देखनी है। तो चलिए इसका देखा जाए कि क्या स्पेशल फीचर क्या है भाई, क्या इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। सबसे पहले आपको पता है दुनिया में पोलो की ओरिजिन क्या हुई? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि इंडिया में पोलो की ओरिजिन कहाँ हुई है, ऐसा कुछ नहीं मैं बोल रहा हूँ।
पूरे वर्ल्ड में पोलो की ओरिजिन इम्फाल के पोलो ग्राउंड से हुई है। यहाँ के लोकल लोग ना पोलो से मिलता जुलता ही एक वर्ड था, वो स्पोर्ट्स खेलते थे, उसमें भी पोलो टाइप का ही वर्ड था, 4 अक्षर थे। अंग्रेज यहाँ पे गए, रूल कर रहे थे, तो उनको बड़ा अच्छा लगा, मज़ा है, हम भी जो घोड़े पे चढ़ेंगे, हम भी खेलेंगे, मज़ा आएगा। तो उन्होंने उसको बोला पोलो, राइट। पेलो पोलो कुछ भी था, उसका नाम पड़ गया पोलो। तो पोलो की ओरिजिन मणिपुर से ही हुई है। इनफैक्ट इम्फाल में पोलो ग्राउंड आज तक है सबसे पुराना, आप भी जाइए और खेलिए, पढ़ाई लिखाई छोड़ के। दूसरी बात कि केबुल लमजाओ नेशनल पार्क दुनिया का एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। फ्लोटिंग कैसे होगा? आपको क्या लग रहा है कि वहाँ पे पहाड़ जो है समुद्र में और तालाब में तैरने लगेगा? नहीं, एक लेक है। होता क्या है कि आसपास के वेजिटेशन है ना, वो टूट के सड़ गल जाती हैं और वो तालाब पे तैरने लगती हैं और मोटी लेयर बन जाती है। इस पर इतना कि उस पर आप चाहो तो खड़े हो सकते हो। और संगाई डियर जो है इधर उधर उस पर जंप करता रहता है, यहाँ से वहाँ जाके रास्ता बनाता रहता है, ऐसा ऐसा दिखता रहता है। ये जो है ना वेजिटेशन जो डिग्रेडेड वहाँ पे है, तो अब डिग्रेड होगी तो उसके ऊपर भी वेजिटेशन हो जाएगा, न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो इसको बोलते हैं फुमड़ी। लोमड़ी नहीं, फुमड़ी। अच्छा ऐसे लिख दूँ, अच्छे से लिख दूँ, हैंड राइटिंग तो ऐसे लिखूंगा ना कि चमक जाएगा। फुमड़ी, ये जो फुमड़ी है, ये पूरा जो फुमड़ी का कॉन्सेप्ट इधर से उधर सारे फुमड़ी को मिला के एक नेशनल पार्क बना दिया गया। अब इसलिए छोटे साइज का होगा, उसका नाम दिया गया काइबुल लमजाओ नेशनल पार्क। ओनली फ्लोटिंग पार्क इन द वर्ल्ड एंड दैट टू अ नेशनल पार्क। मज़ा आया आपको? बहुत नोटिसेबल है। और इस एरिया में आपको संगाई डियर मिलेगा। ओके, स्टेट की अगर बर्ड की बात करें तो मिसेज ह्यूम फेजेंट। आपको पता है मिसेज ह्यूम फेजेंट किसके नाम पे दिया गया? एओ ह्यूम। 1885 में जब कांग्रेस बनाने का कॉन्सेप्ट आया था तो एओ ह्यूम थे ना। एओ ह्यूम एक बॉटनिस्ट थे, नेचर देखते थे, ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। और उनकी पत्नी भी जो है चिड़िया के साथ बहुत फोटो खिंचाती थी, तो वहाँ पे उनको एक फेजेंट मिला, तो उसका साइंटिफिक नाम दे दिया गया उन्हीं की पत्नी के नाम पे, ऐसे दिया गया मिसेज ह्यूम्स फेजेंट। और देखिए यहाँ पे डाला हुआ है साइंटिफिक नाम में सिरमैटिकस ह्यूमी। देखिए तो ए ह्यूम का जो है खाली कांग्रेस नहीं बनाया, फेजेंट भी बनाया। फेजेंट क्या? वही आपको दिखेगा, मतलब कबूतर और मुर्गा टाइप का, तो कहीं दिखाऊं बार बार? दिखा दूंगा, कोई नहीं कोई नहीं, दिखा दूंगा। स्टेट एनिमल की बात करें तो संगाई डियर। संगाई डियर का तो कॉन्सेप्ट है, संगाई फेस्टिवल भी होता है यहाँ पे। यहाँ पे ब्रो एंटलर डियर है, डियर है, शंकर में लिखा हुआ ब्राउन एंटलर डियर। और एक बड़े यूट्यूबर हैं भाई, है ना, निंदिवाऊ क्लास, तो वहाँ पे वो तो उसको ब्रो एंटलर डियर को ब्राउन एंटलर डियर पढ़ा भी दिया। मैंने भी गलती से कॉपी पेस्ट कर दिया था, तो उन्होंने तो ये बोल दिया कि इसको ब्राउन एंटलर डियर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका कलर ब्राउन होता है, तो हमारा भी कलर ब्राउन है तो हम भी हिरन हो गए। ये थोड़े कोई बात हुआ, ऐसा नहीं है। ब्रो एंटलर डियर है क्योंकि इसकी जो ब्रोज होता है ना, आई ब्रोज, वहाँ से ही ऐसे 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 हिरन। अच्छा बनाया हिरन मैंने, ओके ठीक। तो इसलिए इसका नाम पड़ा है ब्रो में एंटलर डियर। एंटल तो आप जानते हो ना, हिरन के सिंग वगैरह की बात हो रही है। बर्थ प्लेस ऑफ पोलो, ये तो पहले पढ़ा दिया। पोलो खेलो, पोलो मतलब वो नहीं है टॉफी जाके अब चूसने लगना बोलना कि ये उसकी ओरिजिन हुई है। दूसरी बात कि यहाँ पे ना एशिया का लार्जेस्ट ऑल वीमेन मार्केट है। बस महिला लोग वहाँ सामान बेचती हैं, पुरुष लोग खरीद सकते हैं, चिंता मत करिए। ऑल वीमेन मार्केट मतलब वीमेन बैठती हैं, क्योंकि ना स्त्री प्रधान स्टेट है यहाँ पे, जो वीमेन को ना मतलब दिया जाता है रोजगार धंधा करने के लिए मौका। तो एक पूरा ऑल वीमेन मार्केट बना हुआ, उसका नाम है ईमा केथल। ओके, कैपिटल में है, मणिपुर का कैपिटल है इम्फाल, ठीक है वहाँ पे। और कन्फ्यूज मत होइएगा, मणिपुर में ना इम्फाल एक ज़िला है, इम्फाल ईस्ट एक ज़िला है, इम्फाल वेस्ट एक ज़िला, ऐसे करके। लेकिन ये जो मेन खाली इम्फाल के नाम से है, वहाँ पे इमा कैथल नाम की जगह है, ऑल वीमेन मार्केट है। दूसरी बात, मणिपुर में मोइरांग नाम की जगह है, और वो मोइरांग का है, मैं बड़ा करके दिखाऊंगा, चिंता मत करिए। इम्फाल के नीचे ये जिला देख रहे हैं आप, बिष्णुपुर। बिष्णुपुर में मोइरांग नाम की जगह है। क्या हुआ था, जब इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस ने जो बनाया था बहुत पहले, जब इंडियन नेशनल आर्मी आ रही थी जापानीज के साथ लड़ाई करने, तो क्या हुआ कि वो लोग तो जापान के साथ लड़ रहे थे, तो उसमें कई लोगों की मृत्यु हुई। तो इंडिया ने, इंडियन नेशनल आर्मी चूंकि हमारे ही लोग थे, तो उसके जो लोग शहीद हुए थे, मार्टायर हुए, उनके लिए मेमोरियल बनाया था, और वो मेमोरियल यही बिष्णुपुर के मोइरांग में। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो आईएनए का वार मेमोरियल है वहाँ पे उन लोगों के नाम दिए हुए हैं। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी ये कि केबुल लमजाओ नेशनल पार्क कहाँ है? केबुल लमजाओ नेशनल पार्क भी बिष्णुपुर जिला में, यहीं पे इम्फाल के पास ही पड़ेगा, चिंता मत करिए। 45 किलोमीटर की दूरी पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। छोटा स्टेट है, आसपास में मिल जाता है। एक तरफ यूपीएससी की कोचिंग मिल जाएगी, बगल में जो है पता ही ना, जैसे मुखर्जी नगर में एसएससी यूपीएससी सारे एग्जाम की कोचिंग आपको बगल बगल में मिल जाती है, उसी तरह यहाँ पे सब कुछ बगल बगल में मिल जाएगा। ओके,
हिस्ट्री में अगर थोड़ा चलें तो बहुत डायरेक्टली रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि अब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते जाएंगे तो आपका जो रिवीजन हो जाएगा यहाँ पे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे बताया है कि एंग्लो बर्मीज रिलेशंस। एंग्लो बर्मीज रिलेशंस वो रिलेशन है कि आपके इंडिया के नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है उस पर बर्मा, जो कि आज म्यांमार है, वो करना चाहता था कब्जा। और ब्रिटिश अपने इकोनॉमिक हितों की रक्षा के लिए, जो कि फॉरेस्ट है भाई, तरह तरह की लकड़ियाँ मिल रही हैं, असम में चाय बागान है, तो वो बर्मीज से लड़ रहे थे। इसी लड़ाई के बीच में एंग्लो बर्मीज रिलेशन डेवलप होते हैं। 3 वार भी होते हैं, फर्स्ट बर्मा वार, सेकेंड बर्मा वार, थर्ड बर्मा वार। तो चलिए स्लाइड रीडिंग शुरू की जाए। इन द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी, मतलब 18 समथिंग की बात चल रही है, बर्मा फ्री कंट्री था, म्यांमार फ्री कंट्री था, लेकिन वेस्टवर्ड आना चाहता था। वेस्ट मतलब इंडिया का जो है, ऐसे ऐसे मैप अगर बना दो आप एक रफ, ठीक, ये वाला एरिया म्यांमार हो गया। तो म्यांमार के लिए वेस्टवर्ड मूवमेंट का मतलब क्या होगा बताइए? म्यांमार का वेस्टवर्ड का मूवमेंट होता है आपका नॉर्थ ईस्ट पे कब्जा करना। तो ब्रिटिश को तो पसंद नहीं आएगा। तो म्यांमार म्यांमार फ्री कंट्री था उस टाइम पे, क्या था, बर्मा। वर्मा लोग खुश ना हो जाए, बर्मा है, बिहारी लोग जो हैं वर्मा को बर्मा बना देंगे तो उनके हिसाब से ठीक है। तो बर्मा वाज ए फ्री कंट्री एंड वांटेड टू एक्सपेंड वेस्टवर्ड। तो उसको मतलब एक्सपेंशनिस्ट अर्ज थी कि हम जो है वेस्टवर्ड बड़ी कंट्री बनाएंगे। साथ ही साथ बर्मा में क्या है, फॉरेस्ट रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे, जंगल हैं, लकड़ियाँ हैं, सोच रहे हैं कितना पैसा निकलेगा टीक से, सागवान से। तो उससे ब्रिटिश लोग बहुत इंप्रेस्ड थे। साथ ही साथ ब्रिटिश जब मैन्युफैक्चर करेंगे सामानों का, तो वो उसको बर्मा में भेजेंगे यहाँ से मैन्युफैक्चर करके, तो ब्रिटिश के लिए बर्मा मार्केट भी थी, है ना। और साथ ही साथ फ्रेंच जो थे साउथ ईस्ट एशिया में थे, इधर थे, तो साउथ ईस्ट एशिया से बर्मा में वो आना चाह रहे थे। तो पता है ना, फ्रेंच जो साउथ ईस्ट एशिया में है, इंडिया से तो भगा दिया, लेकिन वो उधर से आके बर्मा में आना चाह रहे हैं। और वो इंडिया में भी कब्जा करना चाह रहे थे, कौन सी बड़ी बात है, फ्रेंच से तो खूब लड़ाइयाँ हुई हैं, एंग्लो फ्रेंच वार। साउथ ईस्ट एशिया में आना चाहते, तो इसी से जो है 3 एंग्लो बर्मीज वार हुए। और लास्ट में क्या होता है, पूरा का पूरा बर्मा जो है ब्रिटिश इंडिया में आ गया था 1885 में। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इंडिया के कौन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 19 समथिंग में बर्मा को फाइनली इंडिया से सेपरेट कर दिया गया था और इंडिपेंडेंट कंट्री बना दिया गया था। इंडिया में नहीं आने तो हम बर्मा भी ले लेते, मज़ा ही आ जाता है यार। हम तो चाइना भी मिला दें। फर्स्ट बर्मा वार 1824 से 1826। ओके, तो फर्स्ट बर्मा वार सबसे पहले हुआ है, तो उसी में हुआ जब बर्मीज एक्सपेंशन करना चाहते थे वेस्टवर्ड, और अराकन और मणिपुर का कब्जा करना चाहते थे, इसीलिए मैंने दिया है ये नॉर्थ ईस्ट। बताइए ऐसे करके जो इंडिया का है, यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, अराकन यूमा, ये अराकन आज कहाँ पे है, आज अराकन म्यांमार में है। तो अराकन पे कब्जा तो करना ही चाहते थे, मणिपुर पे भी कब्जा करना चाहते थे, और साथ ही साथ कह रहे थे कि मणिपुर से आगे फिर हम यहाँ पे असम वैली ही पूरा ले लेंगे, ब्रह्मपुत्रा की उपजाऊ जमीन, मछलियाँ मार के ले जाएंगे। असम ब्रह्मपुत्रा वैली सब लेना चाह रहे थे, और फिर तो लड़ाई हो गई, है ना। और लड़ाइयाँ कहाँ हुई, उस समय पे बॉर्डर कंप्लीटली डिफाइंड नहीं था, तो ऑथर बोल रहे हैं कि जो इल डिफाइंड बॉर्डर था, आज भी बॉर्डर ठीक से तो डिफाइन नहीं हो रहा, आज भी घुस जा रहे हैं इधर उधर। उस टाइम पे तो क्या ही होगा, तो बंगाल और बर्मा में लड़ाई हुई, और उसके बाद जो है लगातार लड़ाइयाँ होने लगी। तो ब्रिटिश एक्सपेडिशनरी फोर्स, अलग से फोर्स भेजा दिया एक्सपेडिशन पे, जाओ जाओ जाओ। उन्होंने यहाँ पे जाके ना, म्यांमार ऐसे है ना, उसके रंगून पे कब्जा कर लिया, इसलिए गाने बने, मेरे पिया गए रंगून वहाँ से किया है टेलीफोन। तो रंगून पे कब्जा कर लिया 1824 में। और साथ ही साथ वहाँ का जो कैपिटल था उस टाइम पे, आवा में 72 किलोमीटर वहाँ तक पहुँच गया। ओके, और 1826 में वहीं पे जो है लड़ाई खत्म करने के लिए बर्मा ने बोला प्लीज़ 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 हमें छोड़ दीजिए। ट्रीटी ऑफ यांडाबो किया गया। ट्रीटी ऑफ यांडाबो क्यों? क्योंकि यांडाबो एक म्यांमार में नाम की जगह थी, म्यांमार में एक जगह थी इस नाम की, है ना, गवर्नमेंट ऑफ बर्मा के साथ। तो कुछ उसके क्लॉजेज दिए गए, आप इसको पढ़ लीजिए, नहीं तो स्लाइड का जो है रीडिंग बहुत हो जाएगा। तो क्या बोलूँ, पे ₹1 करोड़ एज वार कंपनसेशन को, इसको क्या एक्सप्लेन करो, 1 करोड़ होता है इतना पैसा वगैरह, ऐसे एक्सचेंज फॉरेन एक्सचेंज पढ़ाने लोग नहीं होगा ना। तो ये सारे कंडीशन आप खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक। सेकंड बर्मा वार आपको मैंने पढ़ा दिया ना, ट्रीटी ऑफ यांडबो 1826, खुश रहिए। सेकंड बर्मा वार 1852, 1857 की क्रांति के 5 साल पहले की बात है। सेकंड बर्मा वार हुआ, उसमें क्या हुआ कि ब्रिटिश कमर्शियल नीड बहुत ज़्यादा हो गई थी, और साथ ही साथ लॉर्ड डलहौजी थे, है ना। लॉर्ड डलहौजी के अरमान इतने थे, उसको लगता था कि पूरी दुनिया पे कब्जा कर लूँ। तो ब्रिटिश मर्चेंट्स, मर्चेंट मतलब बिजनेस करने वाले, वो बोलते हैं वहाँ पे टिम्बर बहुत होता है म्यांमार में, अपर बर्मा में। अपर बर्मा मतलब इंडिया का मैप, ये सिक्किम है, ये अरुणाचल है, राइट, और ये ऐसे नॉर्थ ईस्ट है, खाली नॉर्थ ईस्ट बना रहा हूँ, है ना, ऐसे है बाकी इंडिया। उस सॉरी सॉरी, थोड़ा सा पाकिस्तान ले लिया हमने, कोई बात नहीं, ले लेते हैं। हाँ, तो ये जो इंडिया का मैप है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे नीचे बर्मा है, राइट। यहाँ बोल रहे हैं अपर बर्मा। अपर बर्मा मतलब यहाँ जो रिवर्स आती हैं ऊपर से तिब्बतन रीजन से और फ्लो करती हैं,
उस रीजन पे उनको कब्जा करना था, ब्रिटिश कमर्शियल इंटरेस्ट था और बोला कि हम और बर्मीज मार्केट में जाना चाहते हैं, वहाँ अपना सामान बेचना चाहते हैं। कौन? लॉर्ड डलहौजी। दिस टाइम द ब्रिटिश ऑक्यूपाइड पेगू। पेगू क्या था? एक ही कोस्टल प्रोविंस रिमेनिंग था बर्मा का जिस पे इन्होंने कब्जा नहीं किया था, है ना। पेगू मतलब नीचे आ जाएगा, पेगू नीचे था, इस पर कब्जा कर लिया। एंड इंटेंस गुरिल्ला रेजिस्टेंस, क्योंकि वो जंगलों के लोग थे, जंगल से आक्रमण करते थे, तो वो पूरा उस पर इन्होंने ओवरकम किया, गुरिल्ला फोर्सेस को हराया और कंप्लीट ब्रिटिश कंट्रोल हो गया लोअर बर्मा का। लोअर बर्मा मतलब नीचे का पूरा कब्जा कर लिया, राइट। सेकेंड बर्मीज वार में मैंने बोला ना, एंड में पूरा एनेक्सेशन हो जाएगा, शुरू में नहीं होगा, वो पूरा ब्रिटिश में आ जाएगा। शुरू में तो एक बार थोड़ा कब्जा करके ब्रिटिश ये करना, थोड़ा सी लड़ाई लड़के ट्रीटी ऑफ यांडाबो कर लिया, है ना। जैसे हम क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे कोर्सेज ला के धीरे धीरे जो है लोगों का मन बढ़ा रहे हैं ओला उबेर की तरह, फिर जो है महंगे कोर्स लाएंगे 1 करोड़ के पूरी यूपीसी कोचिंग। तो ट्रीटी ऑफ यांडाबो कर लिया पहले, है ना। उसके बाद क्या, 1852 में लोअर बर्मा पे कब्जा कर लिया। फिर थर्ड बर्मा वार 1885 में जब कांग्रेस बनी थी ना, तो उधर उधर चल रहा था। जब कांग्रेस बन रहा था, वो आपका ऑर्निथोलॉजिस्ट जो बना रहा था अभी एओ ह्यूम, राइट, एओ ह्यूम, तो उसी टाइम पे उसकी पत्नी उधर फोटो खींच रही थी। किसका? मिसेस ह्यूम फेजेंट का, ठीक। 1885 में जब कांग्रेस बन रही थी उस टाइम पे थर्ड बर्मीज वार। तो होता क्या, बर्मा का जो किंगडम था, वहाँ का किंग जो था भिंडन, भिंडी नहीं भिंडन, उसकी जो जाती है डेथ। अब उसके बाद जो उसका बेटा आता, उसका नाम था थिबाओ, आता है गति में। थिबाओ क्या है ना, शुरू से ही जो है ब्रिटिश के खिलाफ, बाप का बदला लूंगा, बाप का बदला लूंगा, सबका बदला लेकर तेरा थिबाओ। ब्रिटिश बोला ऐसा कुछ नहीं है, रंगून में लोअर बर्मा में हमारे जो हैं लोग हैं उनको तुम परेशान कर रहे हो, और थिबाओ जो है उनको स्टेप मदरली ट्रीटमेंट करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि थिबाओ मदरली हो गया, मतलब है ना, एक होता है सौतेले माँ की तरह उनसे स्वभाव कर रहा, उनको जो है ट्रेड इंटरेस्ट नहीं दे रहा। तो ये बेचारे जो हैं ब्रिटिश से रिक्वेस्ट करते कि हमें बचाइए, हमें बचाइए। और साथ ही साथ थिबाओ जो है फ्रांस और जर्मनी और इटली के साथ दोस्ती कर रहा है। इस दोस्ती से परेशान होकर ब्रिटिश कुछ करेंगे। फ्रेंच बोलते हैं कि हम तो क्या करेंगे ना, रेल लिंक बना देंगे मंडलाय से फ्रेंच टेरिटरी जो उधर है ना साउथ ईस्ट एशिया में, वहाँ पे मंडलाय, मंडलाय बहुत फेमस जगह है, जो जिसको मन होता मंडलाय से रेलवे खोलना चाह रहा। तो ब्रिटिश बोला कि यार हम जो है फ्रेंच से ऑलरेडी नाइजीरिया में लड़ रहे हैं, इजिप्ट में लड़ रहे हैं, मेडागास्कर में लड़ रहे हैं, और यहाँ पे बोल रहा है कि बर्मा भी ले लेगा, रेल लिंक बना देगा। फिर क्या हुआ, ह्यूमिलेटिंग फाइन साथ ही साथ ब्रिटिश के टिम्बर कंपनी पर थिबाओ ने इम्पोज कर दिया। ह्यूमिलेटिंग फाइन मतलब 1 किलो लकड़ी पर 1 करोड़ का फाइन, ऐसा नहीं है। डफरिन जो है उसने बोला उस टाइम पे, लॉर्ड डफरिन ने बोला पता है ना कांग्रेस जब बनी थी 1885 में, तो गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डफरिन। अब ये मत बोलिएगा वाइस राय गवर्नर जनरल दोनों चलता है, वो अलग बात है कि 1857 के बाद वाइस राय बोला जाने लगा, लेकिन पहले गवर्नर जनरल और 1857 के बाद गवर्नर जनरल, ये दोनों वर्ड यूज होंगे। वाइस रॉय 1857 के बाद शुरू होगा। डफरिन बोला जाओ जाओ कब्जा कर लो, अपर बर्मा पर कब्जा कर लो 1885 में। फाइनली ब्रिटिश हैड टू फेस ए स्ट्रांग गुरिल्ला अपराइजिंग। सारे वो लोग जाग गए हथियार लेके, ट्राइबल लोग, है ना। और उस टाइम पे क्या हो रहा था, एक इन द होल ऑफ बर्मा सून आफ्टर एंड इन नेशनलिस्ट मूवमेंट आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद मतलब कि 18 जो 14 करके 1819 के अराउंड चला था, उसके दौरान भी वहाँ पे जो है 1885 में, सॉरी 19 ना, हाँ 1885 में तो कब्जा कर लिया। फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान भी वो लोग बहुत परेशान करते, तो बर्मीज नेशनलिस्ट ज्वाइंट हैंड्स विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी के साथ। और इस लिंक को कमजोर करने के लिए बर्मा को फाइनली कब बता दिया मैंने स्लाइड में, 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से बर्मा को सेपरेट कर दिया गया था। बर्मीज नेशनलिस्ट मूवमेंट फर्दर इंटेंसिफाइड अंडर वहाँ पे यू आंग सान। सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान 1845 के दौरान, सॉरी बार बार बोल रहे 18 पास्ट में चल रहा हूँ, 1945 के दौरान क्या होता है, सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान वहाँ पे एक लीडर आता है, लीडर का नाम है यू आंग सान, ठीक। और उसने फाइनली इंडिपेंडेंस दिलाई बर्मा को, कब? 1948 में। इंडिया से सेपरेट कर दिया था, इंडिपेंडेंस नहीं दी थी। इंडिपेंडेंस फाइनली नहीं मिली कब? 1948 में। और किसने लीड किया? यू आंग सान ने। आपका दिमाग थोड़ा सा झनका नहीं झनका? किसको मैंने बोला कि बर्मा को किसने इंडिपेंडेंस दिलाई? यू आंग सान ने। और आज बर्मा में कौन जो है एक तरह से नेशन को बहुत दिनों से जेल में रहने के बाद किसको जो है थोड़ा बहुत पॉलिटिकल एक्टिविटी करने का मौका मिला है? आंग सान सूकी, राइट, आंग सान सूकी, जिसपे तरह तरह के क्लाउजेज लगाए, बोले कि अमेरिकन से ब्रिटिश से शादी कर लिया फॉरेनर से तो फिर हम उसको इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे, तरह तरह की बात। यंगेस्ट डॉटर ऑफ आंग सान, द फादर ऑफ द नेशन ऑफ द मॉडर्न डे म्यांमार, है ना, ये सूकी जो है उनकी डॉटर है। समझ गए कॉन्सेप्ट को? ये चल रहा है। और ये एक इंग्लिश हिस्टोरियन माइकल आरिस से शादी कर लेती, माइकल आरिस से, जो कि भूटान, तिब्बत और हिमालयन के कल्चर और हिस्ट्री पे किताबें लिखते, तो दोनों में प्यार हो जाता है। और उसी प्यार का नतीजा है कि इनको जो है
पॉलिटिक्स में मौका नहीं मिलता, जेल वेल में डाल देता था। तो ये एक्चुअली मणिपुर का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन साथ ही साथ पढ़ा दिया। ठीक है, आज़ादी के पहले इस एरिया में, बर्मा में नहीं बोल रहा हूँ, इंडिया के मणिपुर में लड़ाइयाँ चल रही थी, ट्राइबल मूवमेंट हो रहा था, आपको खाली नाम जानना है। एक वहाँ पे डेवलप हुआ था विमेंस वार इन मणिपुर 1904। ये किसके खिलाफ था? अंग्रेजों के खिलाफ था। अब जब आपको जब मैं वहाँ पे ये पढ़ाऊँगा, जब आपका डेमोग्राफी पढ़ाऊँगा, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कुकी ट्राइब रहती है। ये म्यांमार में भी है। कुकीज़ ने भी रिवोल्ट किया था 1917 और 1919 के बीच में। आपको खुद ध्यान दीजिए, गांधी जी का मूवमेंट कुछ चल रहा था इस टाइम पे, कुछ ऐसा चल रहा था, रिवॉल्यूशनरी ग्रुप चल रहे थे। तो कुकीज़ रिवोल्ट हुआ था मणिपुर में 1917 से 1999 में ब्रिटिश फोर्सेस के खिलाफ, ऑब्वियसली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान। वहाँ से लेबर लेके जाते थे, बोले हम नहीं करेंगे काम। दूसरा एक जेमी, लियांगमेई और रोंगेमी ट्राइब है, तीन, उन्होंने एक मूवमेंट चलाया था जेलियांग सॉन्ग। देखिए स्पेक्ट्रम में भी इतना ही है, तो हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, आपको भी यूपीएससी में इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, इतना ही याद रखिए, नहीं तो मैं खोल के विकीपीडिया पढ़ाना शुरू कर दूंगा तो फालतू का काम बढ़ जाएगा आपके मेंटल। 1920s में हुआ था मणिपुर में जेलियांग सॉन्ग जेमी, लियांगमे और रोंगमी ट्राइब ने कराया था। कब? जो आपके कुकीज़ लोग रिवोल्ट कर रहे थे 1979-1919 में, तो ट्राइबल रिवोल्ट के दौरान वो बाकी ट्राइब से लड़ाई हो जाती है, जेमी, लियांगमे और रोंगमी से। तो ये तीनों ट्राइब बोलते हैं कि जब वो कुकी रिवोल्ट कर रहे थे, वायलेंस हुआ था, तो ब्रिटिश हमने बचाया नहीं, अपने लोगों को बस बचा लिया, तो हमने क्या करेंगे, जेलियांग सॉन्ग मूवमेंट। तो 1917-1999 में कुकीज़ ने रिवोल्ट किया, तो इन ट्राइब को प्रॉब्लम हुई, जेमी, लियांगमे और किसको, रोंगमी को। तो उनका रिवोल्ट कब होगा? 1920s में होगा। समझ गए? एक चीज़ ये। दूसरी बात कि मैंने आपको पहले बताया था हेरा का कल्ट, रानी गैडनियलू वाला, वो थी नागा ट्राइब, लेकिन रहती थी, जन्म हुआ था मणिपुर में, तो उनका मूवमेंट भी यहाँ पे इंक्लूड हो सकता है। नागा मूवमेंट 1905 से 1931, कब जेल हुई थी आपको पता है, कब रिहाई हुई आपको पता है, जवाहरलाल नेहरू, ये सब पहले पढ़ा दिया था। तो वो लीडर कौन था? जाडो नांगको, उसको तो फांसी वगैरह दे गई थी, है ना, वो नागा राज स्टैब्लिश करना चाहता था, लेकिन उनकी जो है ये हेयर का कल्ट चलाने वाली फाइनली 1930s में जो नागा लेडी थी, जो कि मणिपुर में रहती थी, रानी नाम किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने, पिछला लेक्चर देख लीजिएगा, गैडनिलियो ने, ओके। उनका मूवमेंट जो है सप्रेस कर दिया था, काबुई नागा एसोसिएशन बनाया था उन्होंने फाइनली 1946 में, ओके। काबुई नागा एसोसिएशन भी याद रखिएगा, ये आपके मणिपुर में ही बना था, ओके। थर्ड थिंग ये जाननी है आपको कि ये तो हो गया थोड़ा सा मिडिवल तो नहीं बोले, मॉडर्न हिस्ट्री का ही पार्ट है। आज़ादी के थोड़े दिनों पहले क्या हुआ था, आज़ाद हिंद फौज आई थी, बर्मा बॉर्डर पे क्रॉस किया था और भारत की ज़मीन पे आए थे, इसीलिए तो हमने आईएनए वार मेमोरियल बनाया। ये आए थे वो लोग भारत की ज़मीन पे मार्च 18, 1944 में। तो आज़ाद हिंद फौज का जो रिलेशन मणिपुर से कैसा है, आईएनए जो है कोहिमा मतलब नागालैंड और इम्फाल में घुस जाती है, और अप्रैल 14 की बात है, कर्नल मलिक थे, है ना, उनका एक ग्रुप था पूरा, बहादुर ग्रुप, उन्होंने भारत की ज़मीन पे आईएनए का फ्लैग जो है लगाया था इंडियन मेनलैंड पे। और कहाँ लगा था? मोइरांग में। मोइरांग कहाँ है? बिष्णुपुर में। इसीलिए मोइरांग में आज चूंकि वहाँ पे आईएनए का फ्लैग लगा था 1944 में मार्च 18, और ये करवाया था बहादुर ग्रुप के कर्नल मलिक ने, जो कि आज़ाद हिंद फौज से बिलोंग करते थे। और वहाँ पे क्या बोला? जय हिंद, नेताजी जिंदाबाद, ये नारे लगे, ये स्पेक्ट्रम से उठाया हुआ। इसीलिए मोइरांग में आप आईएनए का वार मेमोरियल देख रहे हो। 3 महीने तक आईएनए ने वहाँ पे मिलिट्री के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन किया था, ड्यूटीज़ की थी मोइरांग में। और फाइनली एक अलाइड फोर्सेज जो है, अलाइड फोर्सेज मतलब कौन? यूएस, यूके, ये सारे लोग मिलके जो है, रशिया वगैरह मिलकर उनको हटाते हैं वहाँ से, और सारे जापानीज भी जो आए थे उनको भी हटा दिया, और फिर आईएनए के जो लोग थे उनको भी हटा दिया। और जो इनका विड्रावल जो है जुलाई 1944 से शुरू हो गया। तो मार्च से अप्रैल में, जून जुलाई 3 महीने के आसपास जो रहे, उसके बाद चले गए। ये कहानी हो गई लगभग आज़ादी के पहले तक। फाइनली ब्रिटिश मतलब ब्रिटिश तो नहीं बोला, फाइनली इंडिया में मणिपुर जो है कैसे इंटीग्रेट हुआ। देखिए ब्रिटिश इंडियन एम्पायर के टाइम पे वहाँ पे किंगडम ऑफ मणिपुर था, चल रहा था, प्रिंसली स्टेट था ये, ओके। म्यांमार को तो कभी दिया नहीं, म्यांमार को भी ब्रिटिश में मिला लिया था। तो मणिपुर क्या था? प्रिंसली स्टेट था, वहाँ के ये राजा थे। आज़ादी के दौरान की बात हो रही है। मणिपुर के जो लोग थे उन्होंने विद्रोह किया थोड़ा थोड़ा, है ना, 1917 से 1939 के बीच में, और बोला कि हमें जो है डेमोक्रेसी चाहिए, राजशाही नहीं चाहिए। तो ये दोनों के झगड़ों के बीच में क्या होता, मणिपुर के लोग कह रहे हैं कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए, राजा को हटाना है, तो राजा वगैरह जो है बात करने लगे ब्रिटिश से। 1930s में प्रिंसली स्टेट जो था मणिपुर का, वो आने की कोशिश करने लगा ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात करके कि वो इंडियन एम्पायर में कंटिन्यू करेगा, और कहीं नहीं तो बर्मा उसको छीन लेगा। बर्मा के लोग चढ़े हुए थे, बर्मा छीन लेगा, राइट। क्यों? क्योंकि 1935 में बर्मा को इंडिया से सेपरेट करना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू। तो ये नेगोशिएशन चलने लगा कि क्या मणिपुर को बर्मा को दिया जाए या इंडिया को। तो मणिपुर का राजा कहता है कि जाना ही है तो इंडिया में जाऊंगा, न कि बर्मा में।
लगा दो डेमोक्रेसी, जो करना है, पब्लिक भी विरोध कर रही है, लेकिन बर्मा में मत भेजो यार, इंडिया में भेजो। और फाइनली 1945 1941 के अराउंड जो वर्ल्ड वार होने लगता है 1939 से लेकर 1945, तो ये नेगोशिएशन जल्दी जल्दी जो ख़त्म करके निपटा दिया जाता है और मणिपुर को इंडिया में मिला दिया जाता है। वी आर डन ऑन दैट कॉन्सेप्ट। उसके बाद क्या होता है, 11 अगस्त 1947 की बात है। यहाँ पे महाराजा बुद्ध चंद्र थे, यही थे जो दिखा रहे हूँ इमेज। महाराजा बुद्ध चंद्र जो है एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करते हैं कि हम इंडिया के साथ जाएंगे, इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे। और फाइनली 21 सितंबर 1949 को एक शिमला अग्रीमेंट होता है। शिमला अग्रीमेंट बहुत सारे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है ये वाले की। एक मर्जर अग्रीमेंट साइन करते हैं और किंगडम को इंडिया में मिला देते हैं। और इंडिया में आपको पता है कि उस टाइम पे कितने टाइप के स्टेट बने थे, ABCD। उसकी लिस्टिंग मैंने आपको मैनुअली बनाई है, पता नहीं लक्ष्मीकांत में है कि नहीं ऐसे लिस्टिंग मैनुअली, बट मैंने बनाई है आपके लिए। तो वो पार्ट C के स्टेट में इंडिया में मर्ज हो जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि मणिपुर के जो ग्रुप थे ट्राइबल रिवोल्ट्स, उनका कहना था कि राजा ने अपनी मर्जी से कर दिया, और मर्जी से भी नहीं, इनफैक्ट इंडिया ने ज़बरदस्ती करवा दिया। उनके लोगों का कंसेंसस नहीं था, राजा का कंसेंसस नहीं था, हमें जो है इंडिपेंडेंट रहना था, मणिपुर कंट्री बनानी थी। तो वहीं से इंसर्जेंसी शुरू हो जाती है। वो बोलते हैं कि प्रेशर में डाला गया इंडिया में। 1956 में मणिपुर को एक यूटी बना दिया जाता है, यूनियन टेरिटरी। देखिए तब तक स्टेट नहीं बना, राइट। और यही जो डिस्प्यूट चलता है कि इंडिया में आना है कि नहीं आना है, 50 साल इंसर्जेंसी का कारण है, इसमें हज़ारों लोग मारे गए हैं, है ना। तो खास करके 2009 से 2018 के बीच में ये बहुत वायलेंट हो गया था। अभी तो ठीक है चीज़ें। चलिए इंटीग्रेशन के बारे में देखते। फिर क्या हुआ, 1950 में इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट थी। लैंग्वेज बेस्ड और वगैरह स्टेट तो बाद में बने 1956 में। पहले तो 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट था ना। और पूरे यूनियन जो है, इंडियन यूनियन, उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था स्टेट में, पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C, पार्ट D। ये लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं था। पार्ट A में वैसे 9 स्टेट्स थे जहाँ पे गवर्नर का प्रोविंस था ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे, ये वाले पढ़ लीजिएगा रोक के। पार्ट B में 9 पहले के प्रिंसली स्टेट थे जिनका कि लेजिस्लेचर था, प्रिंसली स्टेट विथ लेजिस्लेचर, ओके। पार्ट C में ऐसे स्टेट थे जहाँ पे चीफ कमिश्नर, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का आदमी होता है, चीफ कमिश्नर का प्रोविंस था ब्रिटिश इंडिया का, पार्ट C में। और उसी पार्ट C में देखिए आपको मणिपुर मिल जाएगा। मतलब मणिपुर चीफ कमिश्नर का स्टेट था पार्ट C में। और ये कब की बात है, 1950 की। उसके पहले तो 1949 में एक्सेशन हुआ था, उसके पहले तो राजा था वहाँ पे। और एक जो है पार्ट C में टोटल जान लीजिए कि सबसे ज़्यादा स्टेट थे जो कि चीफ कमिश्नर द्वारा गवर्न होते थे। और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को एक अलग से पार्ट D में डाला गया था, अंडमान निकोबार आइलैंड को सेपरेट थोड़ा रखा गया था। ये हो गया 1950 का स्टेटस। और ये मैंने आपको बताया कि यूनियन टेरिटरी बन गया था थोड़े बाद में। 1972 में जब स्टेट की रीऑर्गेनाइजेशन हो रही थी तो नॉर्थ ईस्टर्न रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था। एक्ट आया था 1971 में। और ऑर्गेनाइजेशन कब हुई नॉर्थ ईस्ट की, रीऑर्गेनाइजेशन कब हुई 1972 में। उस रीऑर्गेनाइजेशन में 2 यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनाया गया। आपको बताया ना, यहाँ देखिए एक सेकेंड। यूनियन टेरिटरी बन गया था मणिपुर कब, 1956 में, जब स्टेट की रीऑर्गेनाइजेशन हो रही थी। उसके पहले ये पार्ट C में था, 1950 की बात है। 1950 से लेकर 1956 ये पार्ट C में रहता है स्टेट में। 1956 में इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है। और फाइनली 1972 में क्या होता है, 1972 में जब स्टेट का ऑर्गेनाइजेशन रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा था किस एक्ट के थ्रू, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 के थ्रू। तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट टर्न रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में 2 जो यूनियन टेरिटरी थे, मणिपुर और त्रिपुरा, उनको स्टेट बना दिया गया। तो मणिपुर इंडिया का 19th स्टेट बना था और त्रिपुरा 20th स्टेट बना था। ये नेक्स्ट वाली स्लाइड में भी डालूंगा त्रिपुरा वाली में, ओके। तो ऐसे करके सबसे पहले पार्ट C स्टेट, सबसे पहले प्रिंसली स्टेट, उसके बाद पार्ट C स्टेट 6 साल, उसके बाद क्या 1956 से 1972 यूनियन टेरिटरी, और 1972 में फाइनली क्या स्टेट बन गया, कौन से नंबर का, 19th स्टेट, ओके। इसी नॉर्थ ईस्टर्न रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में 2 यूनियन टेरिटरी को तो स्टेट बना दिया गया था, है ना। साथ ही साथ मेघालय को फुल स्टेटहुड दे दिया गया था। उसके पहले मेघालय जो था असम का ही एक सब स्टेट था। इसके साथ ही साथ 2 यूनियन टेरिटरी बनाए गए थे। देखिए 2 यूनियन टेरिटरी स्टेट बन गए, मणिपुर और त्रिपुरा। लेकिन 2 नए यूनियन टेरिटरी बनाए गए थे, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। मिजोरम अरुणाचल प्रदेश पहले पढ़ा दिया है, वो पहले क्या था, नेफा था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, और उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। बाकी अरुणाचल प्रदेश तो स्टेट बना बहुत बाद में, उसके लिए अलग से है। और असम से काट के, ये असम से काट के 2 यूनियन टेरिटरी बनाया गया, नेफा, ये अरुणाचल प्रदेश बनाया गया, और क्या बनाया गया था, मिजोरम, ओके। तो इसी के साथ इंडिया के स्टेट कितने हो गए थे, मणिपुर 19th हो गया था, त्रिपुरा 20th हो गया था, और मेघालय बना था असम से काट के 21st। ये 3 बने थे, अरुणाचल प्रदेश और दूसरा कौन सा, मिजोरम। ये अभी भी स्टेट नहीं बने हैं, ये यूनियन टेरिटरीज बने हैं। तो ये हो गया मणिपुर का पूरा इवोल्यूशन, राइट। लेकिन आपको पहले क्या बताया था
कि आज़ादी के बाद जो स्टेट्स बने हैं दूसरे स्टेट से तोड़ ओड़ के, खास करके ट्राइबल एरिया के स्टेट हों, कम डेवलप्ड स्टेट हो, तो उन्होंने अपने लिए स्पेशल प्रोविज़न डाले हैं और वो आर्टिकल 371A से शुरू करके आगे जाते हैं। तो आर्टिकल 371A का बी का डिस्कशन हो गया था। आर्टिकल 371C की अगर बात करें तो वो किसके लिए है? मणिपुर के लिए, चूँकि मणिपुर बना था 1972 में, तो इसके लिए भी स्पेशल प्रोविज़न आपको मिल जाएगा। कौन से पार्ट में मिलेगा आप कॉमेंट करके बताइए, पिछले लेक्चर में बताया आपको, याद है कि नहीं? एनीवे तो यहाँ पे क्या क्या स्पेशल प्रोविज़न है? 4 स्पेशल प्रोविज़न है आर्टिकल 371C में मणिपुर के लिए। तो ऑब्वियसली वहाँ पे प्रेसिडेंट गवर्नर की पावर दी जाती है। तो प्रेसिडेंट को ये अथॉरिटी है कि एक कमेटी बनाएंगे मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, और उसमें कहाँ के लोग होंगे? जो आपके हिल एरियाज है ना स्टेट के, ये मणिपुर हो गया ना, यहाँ पे ये ऊपर जो नागालैंड वाला जो एरिया जो एडजॉइनिंग है वो हिल एरिया है, राइट? इधर भी हिल एरिया। मणिपुर का अजीब सा है, मणिपुर के बीच में अगर आप छोड़ दें लोग तक लेक के अराउंड, तो पूरा हिली एरिया है। तो हिल एरियाज के जो लोग हैं वहाँ से लोगों को चुन के मणिपुर की लेजिस्लेटिव असेंबली में एक प्रेसिडेंट क्या करेंगे? कमेटी बनवा देंगे। साथ ही साथ प्रेसिडेंट गवर्नर को बोलेंगे कि उनकी कुछ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि इस जो कमेटी बनाई है लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर हिल एरियाज वाली, उसको अच्छे से देखें और उस कमेटी को सही से चलाएं। कुछ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसको दे दिया गया? डायरेक्टली गवर्नर को दे दिया गया। किसने दिया? प्रेसिडेंट ने दिया। थर्ड, गवर्नर क्या करेंगे? एक एनुअल रिपोर्ट देंगे प्रेसिडेंट को कि हमने अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन चलाया हिल एरियाज़ का, वहाँ के लोगों को लेजिस्लेटिव असेंबली में फंक्शन दिया, उन्होंने फंडिंग वगैरह का ध्यान रखा कि उनके पास जो जा रहा है उनको मिले। ये लीजिए रिपोर्ट प्रेसिडेंट साहब, आपने हमें अथॉरिटी दी थी तो रिपोर्ट लीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन गिव डायरेक्शन टू द स्टेट गवर्नमेंट कि आप हिल एरियाज़ की एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करें ना करें, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन देके बोल सकती है, फोर्स कर सकती है। एक और चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट बतानी थी कि मणिपुरी जो लैंग्वेज है, मणिपुरी लैंग्वेज जो है 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में अभी के करेंट स्टेटस, या बाकी तो भोजपुरी मगही सबको आना, उसकी तो कोई डिमांड की लिमिट नहीं है, लेकिन करेंटली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेजेस 8th शेड्यूल में रिकग्नाइज है। इसके कुछ लाभ होते हैं जो होते हैं, मैंने आपको PT 365 में पॉलिटी में जो ये साल की चल रही है उसमें पढ़ाया हुआ है, देख लीजिएगा। ओरिजिनली 14 लैंग्वेजेस थे, है ना? ये सारे जो लैंग्वेजेस थे ये 14 ये ओरिजिनली थे, राइट? याद रखिए ओरिजिनली ही मणिपुरी वहाँ पे इंक्लूड कर लिया गया था। ओके, बाद में अमेंडमेंट किया गया था 1967 में, तो वहाँ पे उसको बोलते हैं 21st अमेंडमेंट, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया। ओके सॉरी, ये टोटल स्टेटस है, सॉरी टोटल स्टेटस है 22। तो मणिपुरी ऐड हुआ है 1967 में, स्टेटहुड देने के थोड़ा पहले 1967 में 21st अमेंडमेंट में। कोंकणी कहाँ है? इंडिया का आप मैप देखेंगे तो गुजरात है, तो ये महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र का जो कोस्टल एरिया है जहाँ से आपको अल्फांसो मैंगो आता है वो कोंकणी एरिया हो गया ना। तो कोंकणी एरिया और कोंकणी लैंग्वेज की बात करें तो कोंकणी लैंग्वेज को 21st अमेंडमेंट 1967 में 8th शेड्यूल में डाल दिया गया। मणिपुरी को भी डाला गया और नेपाली को भी क्यों डाला गया? नेपाली को क्यों डाला गया कि आप देख रहे हैं ना असम का एरिया, इसके ऊपर यहाँ पे जो है सिक्किम है, नॉर्थ बंगाल है, यहाँ पे लोग नेपाली बोलते हैं। फिर नेपाल के साथ जो बॉर्डर है हमारा यहाँ पे थारू वगैरह, यहाँ पे नेपाली बोलते हैं, तो नेपाली को जगह देने की ज़रूरत थी, तो नेपाली भी आ गया, मणिपुरी भी आ गया, कोंकणी भी आ गया 21st अमेंडमेंट 1967 से। बाद में फिर 71st अमेंडमेंट एक्ट आता है 1992 में, उसमें बोडो कहाँ है? असम के एरिया में बोडो लैंग्वेज बोली जाती है, ट्राइबल बोली है। डोंगरी या डोगरी ये कश्मीरी लैंग्वेज है ना, पुरानी वाली। मैथिली बिहार से बस एक लैंग्वेज है, वो मैथिली है, नॉर्थ बिहार में पड़ता है, मिथिला रीजन, जहाँ पे मिथिला पेंटिंग भी होती है, तो मैथिली भी डाली गई। तो 1967 में भी 3 लैंग्वेज डाले गए, वो डाले गए कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। और 1992 में 3 लैंग्वेजेस डाले गए, सॉरी 4 डाले गए, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। संथाली कहाँ है? कि झारखंड में संथाल परगना है, वहाँ पे संथाल ट्राइब जो है वो संथाली लैंग्वेज बोलते हैं, राइट? एक सेकेंड, कुछ उल्टा पढ़ा दिया मैंने, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे मैंने लैंग्वेज अलग लिखी है। 1967 में 21st अमेंडमेंट एक्ट में बस सिंधी आया था, पंजाब और जो गुजरात के कुछ एरिया में सिंधी लैंग्वेज। फिर से बोल रहा हूँ, प्लीज़ मत भूलिएगा, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 14 लैंग्वेज थे, ठीक। उसके बाद 1967 में अमेंडमेंट किया गया 21st अमेंडमेंट, इससे सिंधी आई, करेक्टिंग माई मिस्टेक, रीडिंग मिस्टेक हो गई। फिर 71st अमेंडमेंट एक्ट किया गया, कब? 1992 में, और इससे क्या लैंग्वेज आई? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी जो हम पढ़ रहे हैं अभी, और नेपाली, ये 3 लैंग्वेजेज आ गई। 14 था, यहाँ जाके 15 हो गया था, यहाँ जाके 15 हो गया था, और यहाँ पे 3 और जुड़ गए, 18 हो गए, राइट? तो अब कितने? 4 जुड़ने हैं। वो वाजपेयी के टाइम पे 92nd अमेंडमेंट एक्ट आया था 2003 में, उसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ दिए गए, 4 लैंग्वेजेस। कौन से? बोडो, ये कहाँ? असम के एरिया में। डोंगरी या डोगरी, ये कहाँ? कश्मीर के एरिया में, राइट? और फिर मैथिली, ये बिहार में,
और संथाली थोड़ा बहुत बिहार में और बाकी झारखंड में मेनली संथाली। ये 4 लैंग्वेजेज जुड़ के टोटल जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन में अभी 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेज हो गए। क्यों पढ़ाया? क्योंकि पॉलिटी का इंपॉर्टेंट है, ये आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। इंग्लिश नहीं है, याद रखिएगा। अगर बात करें मणिपुर में राज्यसभा की सीट कितनी है तो 1 है, लोकसभा की सीट कितनी है 2 है, और जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें 60 मेंबर्स हैं, बाकी रिजर्वेशन वगैरह है काफ़ी। तो ये हो गया आपका पूरा। इनर लाइन परमिट अभी अभी इसको ग्रांट हो, उस पर काफ़ी लड़ाई भी हुई थी हिल ट्राइब में और लोकल लोगों में, बट चूंकि ये ऑलरेडी क्लोज टॉपिक है, लड़ाई होने के बाद वो मिल चुका है इनर लाइन परमिट, तो उसको नहीं पढ़ना। इसको इतने पे वाइंड अप करता हूँ। 35 मिनट हो गया। अगला वाला लंबा होगा, लगभग 1 घंटे का होगा। उसमें आर्ट एंड कल्चर थोड़ी सी स्लाइड देख लीजिए, एम्ब्रॉयडरी वगैरह सब कुछ कराया, फेस्टिवल वगैरह कराया, मणिपुर डांस अलग से कराया, मार्शल डांस वहाँ के कराए पिक्चर के साथ, संकीर्तन जो यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है, कल के ही आपको डेली करंट अफेयर में पढ़ाया, वहाँ पे संकीर्तन है वो पढ़ेंगे। सनमहिज्म वहाँ का रिलीजन जो कि हिंदुइज्म में काउंट नहीं होता, मणिपुर का मेती पीपल करते हैं उनका है। बाकी फेस्टिवल ऑफ मणिपुर में और देखेंगे। ट्राइब का भी एक थोड़ा डिस्क्रिप्शन ले लेंगे, फिर बाकी मणिपुर का हिल देख लेंगे, रिवर्स देख लेंगे, राइट, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रामसर साइट भी है आपका, लोकतक लेक, और वहाँ की जो स्पेसीज हैं तो आपका संगाई देखेंगे, ब्रो एंटलर डियर, कैप्ट लंगूर पहले जो वहाँ पे मिला था दूसरे स्टेट में वो यहाँ पे भी मिलेगा, तो उसका स्लाइड डाल दिया फिर से ताकि आप भूले ना। वहाँ की जीआई टैग जो है सारी मैं आपको पढ़ा दूंगा, उसमें इंपॉर्टेंट है ब्लैक राइस, ये वाला जिसका नाम है चकहाव, है ना। और लास्ट में फिर इंडिया म्यांमार थाईलैंड जो ट्राईलेटरल हाईवे है वो पढ़ा दूंगा। ये नेक्स्ट वाले में थोड़ी देर में डालूंगा उसको, वो लगभग 1 घंटे 1.25 घंटे की रिकॉर्डिंग होगी। सो थैंक यू सो मच, आराम से पढ़िए।